मिनिमम 2,000 रुपए किलो तक किसान इसको बेच सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरुलिना फार्मिंग के बारे में। आज के टाइम में स्पिरुलिना को एक सुपरफूड माना जा रहा है और इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन स्पिरुलिना फार्मिंग कैसे होता है, इसमें कितना फायदा है और नए लोग कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार वर्मा जी। वेलकम राजकुमार जी हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और आपका बैकग्राउंड क्या है और आप स्पिरुलिना फार्मिंग से कैसे जुड़े। मेरा परिचय राम कुमार वर्मा। मैं राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के तहसील नौहर के एक छोटे से गांव चकतई दासपुरा का रहने वाला हूँ। और पिछले 1999 से मैं जैविक खेती से संबंधित एक कंपनी के प्रचार प्रसार में काम करता था। करीब 2013 तक हमने ये काम किया था। उस दौरान उस कंपनी के कुछ फूड सप्लीमेंट्स आते थे जिसमें स्पिरुलिना कैप्सूल भी शामिल थे। तो वहां से हमने खुद ने इस्तेमाल किया और साथ में फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड के साथ साथ लोगों को इसके बारे में बताते भी थे स्पाइरुलिना के। तो उस दौरान काफी हजारों लोगों को हम हमारे माध्यम से स्पिरुलिना मिला, जिसके अच्छे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। उसके बाद में मेरे जो गुरु थे, जो आत्मा परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर है हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको जब पता चला हमने स्पिरुलिना कैप्सूल दिया तो उन्होंने सर्च करके हमें बताया कि इसकी खेती की जा सकती है और ये 17 से 32 डिग्री तापमान में इसको उगाया जा सकता है और भविष्य में इसकी भारी मांग रहेगी। तो हमने कहा सर आप इस पे सर्च कीजिए, वर्क कीजिए। तो उन्होंने आत्मा परियोजना के अंतर्गत हमारे राज्य सरकार को पत्र लिखा और राज्य सरकार से वहां दिल्ली आईसीएआर को लिखा गया। वहां से करीब 6 महीने बाद यहाँ पे उसका रिप्लाई आया पत्राचार के माध्यम से कि इसको ग्रुप में हम प्रशिक्षण दे सकते हैं स्पिरुलिना फार्मिंग के लिए। तो हमें आत्मा परियोजना के माध्यम से दिल्ली लेके जाया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली। वहां हमें 5 दिनों तक इसके बारे में अच्छे से वैज्ञानिकों द्वारा सिखाया गया, इसकी थ्योरी सिखाई गई, कुछ प्रैक्टिकल्स कराए गए। उसके बाद में हमने इसको खुद ने ही यहाँ पे इस पे शोध करके और इस जलवायु के अंदर इसकी शुरुआत की, खेती की। इसी तरह से हम इस स्पिरुलिना फार्मिंग में आए थे। स्पिरुलिना होता क्या है और इसे सुपरफूड क्यों कहा जाता है? इसकी खासियत क्या है जो इसको इतना पॉपुलर बना रही है? एक्चुअल में स्पिरुलिना इस सृष्टि के ऊपर सबसे पहला ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाला एक समुद्री शैवाल है। अब बात रही सुपरफूड की। सुपरफूड का दर्जा इसको 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन में दिया गया था और इसके पीछे जो मुख्य कारण था सुपरफूड का दर्जा देने का, वो ये था कि ये संपूर्ण संतुलित आहार है। इसके अंदर जो भी हमारे शरीर को जो तरह तरह के जो पोषक तत्व चाहिए, वो सभी पोषक तत्व इसके अंदर संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। स्पिरुलिना के अंदर जो प्रोटीन, इसका प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। कोई भी खाद्य पदार्थ के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता। स्पिरुलिना ये एकमात्र ऐसा प्रोटीन है स्पिरुलिना का जिसमें सभी तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, यानी कि एक कंप्लीट आहार है ये, जिसमें संतुलित मात्रा में सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार बढ़ाते हैं, हर तरह के कोशिकाओं तक पहुंच के उसको सुरक्षा प्रदान करने का और उसको डेवलप करने का इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हर तरह की शारीरिक और मानसिक जो कमजोरी है वो सब दूर करने की क्षमता रखता है स्पिरुलिना। इसीलिए इसको सुपर फूड का दर्जा प्राप्त है। 1,000 किलो जो फ्रूट सब्जियां सब मिला के उसकी जो पोषण क्षमता होती है, उतनी पोषण क्षमता स्पिरुलिना, अच्छी गुणवत्ता के स्पिरुलिना में 1 किलो में पाई जाती है। इसीलिए इसको सुपर फूड का दर्जा प्राप्त है। सर, अगर कोई बिगिनर है और स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो इसके लिए बेसिक सेटअप क्या होना चाहिए? कितना एरिया, कितना पानी और क्या क्या इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए होता है? स्टार्टिंग के अंदर कोई नया व्यक्ति अगर स्पिरुलिना फार्मिंग सब्जेक्ट में आता है तो सर्वप्रथम उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो एक अच्छे वैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में अच्छी तरह से समझें, सीखें।
अच्छी तरह से सीखने के पश्चात फिर उसको छोटे से शुरू करें। जैसे कि इसका एक मास्टर प्लांट का एक एरिया होता है, 20 फीट चौड़ाई और 50 फीट लंबाई के क्षेत्र में 2 रेसवेज टैंक बना के और उसको फार्मिंग इसका शुरू करना चाहिए। ये इतने क्षेत्र में इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि एक नया व्यक्ति जो है, उन्होंने थ्योरी तो सब पढ़ लिया है, सीख लिया है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल अपने हाथों से करेंगे ना, तभी उनको उसका ज्ञान प्राप्त होगा। अनुभव, जब तक पूरा अनुभव प्राप्त ना हो तो बड़े प्लांट को मैनेजमेंट करने में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसलिए उसको छोटे पैमाने पे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे अनुभव प्राप्त हो उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट में इसमें ज्यादातर कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर स्टार्टिंग में कल्चर का एक ग्रुप तैयार करना होता है सुरक्षित, जिसको करीब 600 लीटर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप तैयार करना होता है। वो इसलिए तैयार करना होता है क्योंकि ये समूह में सरवाइव करने वाली एल्गी है। इसका जो नेचर है वो समूह में सरवाइव करती है। अगर इसका समूह कमजोर है तो ये धीरे धीरे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए और कमजोर पड़ जाएगी, कमजोर पड़ के और ये एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो उसका ग्रुप तैयार करने के लिए इसको अच्छी क्वालिटी के जो प्लास्टिक टब है, बाल्टी है, मग है, ये है, और उसका पैरामीटर्स जो नापतोल करने के लिए उसको एक स्टील का स्केल है, एक स्टील का चम्मच है, एक पीएच टेस्ट करने के लिए पेपर जो आता है, और एक छोटा 10x का माइक्रोस्कोप ले लें उसको देखने के लिए किसी भी तरह का उसमें कंटामिनेशन वगैरह ना हो। तो बस यही इक्विपमेंट चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो सब घर में ही मिलते हैं लगभग। सर, स्पिरुलिना फार्मिंग को शॉर्ट में पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझा सकते हैं? और सीड कल्चर से लेकर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग तक क्या क्या फॉर्मेट मतलब होना चाहिए? देखो, इसके अंदर जो एक तो ये इक्विपमेंट हो गए, जैसे प्लास्टिक टब है, बाल्टी है, और पीएच टेस्ट पेपर है, एक छोटा माइक्रोस्कोप है, एक स्टील का चम्मच है, एक तौलने के लिए जो तराजू आता है, छोटा तराजू। ये सब इक्विपमेंट के साथ में उसको कच्चा माल चाहिए, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व जो हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनियम, कैल्शियम, सल्फर, और इसके साथ साथ में इसको पीएच मेंटेन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, ये चाहिए। और उसके बाद इसका मदर कल्चर लेकर के वो अपनी क्षमता अनुसार, कुछ लोग 1 लीटर मदर कल्चर से भी ट्राई करते हैं, कुछ लोग 5 लीटर से करते हैं। कम कम इन्वेस्टमेंट में अगर कोई किसान इसकी खेती शुरू करना चाहे तो कम से कम अच्छी गुणवत्ता का 5 लीटर मदर कल्चर लेके उसका ग्रुप तैयार करें। उसको 1:1 के रेशो से 1:1 के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 लीटर मदर कल्चर है तो 5 लीटर उसको मीडियम तैयार करना होता है। मीडियम में क्या होता है कि 5 लीटर पानी ले लिया और 5 लीटर पानी के अंदर सभी तरह के जो पोषक तत्व है वो मिक्स करके और उसका एक मीडियम तैयार होता है। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला करके उसका पीएच मेंटेन कर लिया जाता है, जो कि 9 से 10 पीएच इसको चाहिए। तो 10 पीएच पूरा होने के पश्चात वो 5 लीटर मीडियम उस 5 लीटर मदर कल्चर के अंदर मिला दिया जाता है। मिला के उसको सूर्य की रोशनी वाले स्थान पे रख दिया जाता है और 1-2 घंटे के अंतराल से उसको स्टील चम्मच की सहायता से हिलाया जाता है। और ये कार्य सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त के समय में होता है। डेली सूर्योदय के समय में उसकी ग्रोथ चेक करना होता है, जो कितनी उसकी ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है, इसको देखते हुए, और 5 से 7 या 10 दिन के अंदर मौसम के हिसाब से वो उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही 5 लीटर से 10 लीटर कल्चर हो जाता है, 10 लीटर को फिर क्या करते हैं, उसमें 10 लीटर मीडियम और प्लस कर देते हैं, तो ये 10 से 20 लीटर हो जाता है, 20 से 40 होता है, 40 से 80 होता है, 80 से 150, 300, 600। इस तरह से इसको 1:1 के रेशो से मल्टीप्लाई करके और 600 लीटर कल्चर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप तैयार कर लिया जाता है। उसके पश्चात 10 बाई 50 फीट का एक जो रेसवेज टैंक बनाया है, उस टैंक में करीब 6000 लीटर पानी डाल के और उसमें उसके अकॉर्डिंग सारे पोषक तत्व मिक्स करके उसका मीडियम तैयार करके वो 600 लीटर कल्चर उसके अंदर मिला दिया जाता है। मिलाने के पश्चात वही उसमें एक छोटा टरबाइन लगा दिया जाता है, 1/2 HP मोटर का, 20 से 30 RPM जिसके हों। उस टरबाइन से वो उसको हिलाते रहते हैं दिन भर और डेली उसकी ग्रोथ चेक करते रहते हैं। 7 से 10 दिन में उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के पश्चात उसको और मीडियम मिला करके और उस टैंक को पूरा भर दिया जाता है, जिसका उसका एक स्तर होता है लगभग 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर उसका स्तर रखा जाता है और उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। फिर उसकी ग्रोथ कंप्लीट होने के पश्चात उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
पॉलिस्टर कपड़े से उसको छानने के बाद में अच्छी तरह से जो पीने वाला साफ पानी होता है उससे 2 बार उसको वॉशिंग करके और उसको अपनी सुविधा अनुसार एक बंद रूम के अंदर पंखे के नीचे पॉलिस्टर या नायलॉन के कपड़े पर नूडल्स या जो पापड़ बनाते हैं घर में, बड़ी बनाते हैं, उस तरह से अपनी सुविधा अनुसार उसको सुखा सकते हैं। 12, 13, 15 घंटे के अंदर अंदर उसको सूखना चाहिए। और ठंडी का मौसम हो तो उसमें थोड़ा रूम हीटर चला सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से सूख जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है इसका। सर, स्पिरुलिना फार्मिंग के लिए पानी का पीएच लेवल, टेम्परेचर और मिनरल्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, और आइडियल कंडीशंस क्या होती है स्पिरुलिना ग्रोथ के लिए? देखो, जब हमने 2016 में इसकी शुरुआत की थी, तब तब तो हमें यही सिखाया गया था कि ये 17 से 32 डिग्री तापमान में इसको उगाया जा सकता है, और पीएच 9 to 10, 9 से 10 पीएच के पानी में इसको उगाया जा सकता है, खारे पानी में इसको उगाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे जो शोध किए हैं वो उसमें ऐसा किया है कि हमने बारिश के पानी में भी इसको उगाया है, बहुत अच्छे ग्रो करता है, और वाटर वर्क्स के पानी में भी इसको उगाया है, भूमिगत जल में उगाया है, जिसमें बहुत खारा जल, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि जिसको इंसान पी नहीं सकता, ज्यादा पीने से उसके दिक्कत हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ऐसे खतरनाक जल में हमने इसको उगाया है। लगभग 25 तरह के अलग अलग तरह के जल में हमने इसको उगाया है। उसके बाद रहा मौसम। मौसम के अंदर जो हमारे यहाँ का जो मौसम है राजस्थान का, यहाँ बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। मौसम के अंदर रात को बहुत ठंडी होती है, दिन में भयंकर धूप निकलती है, भयंकर गर्मी होती है। तो इस मौसम में भी हमने इसको अच्छे से एडजस्ट किया है। जो ठंडी के मौसम में कई बार 0 डिग्री तापमान आ जाता है, उस तापमान में भी हमारा एज इट इज चलता रहता है। और गर्मी में 55 डिग्री तक दर्ज हुआ था पिछले वर्ष 2024 में, तब भी हमारे यहाँ पे अच्छा उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता आ रही थी। तो इसको जिस जलवायु के अंदर उगाना चाहता है किसान, उसी जलवायु के हिसाब से उसको एक बार एडजस्ट करना होता है। एक बार जब उसमें समायोजित होता है, उसके बाद में उसमें कोई समस्या नहीं आती। स्टार्टिंग में जो जहाँ का जैसा पानी है, वहाँ का कैसा मौसम है, उस मौसम के हिसाब से उसको एक बार एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के बाद में फिर वहाँ अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा उत्पादन भी देता है। स्पिरुलिना फार्मिंग में कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन का कितना रिस्क होना चाहिए, और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? कंटामिनेशन की जो बात आती है स्पिरुलिना फार्मिंग के अंदर, जिसमें अगर केमिकल बेस उगाते हैं, जिसमें ज्यादा मात्रा में यूरिया जैसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें कंटामिनेशन आते हैं। कंटामिनेशन अगर आप सेमी ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में उगाते हैं, आपके जो भी पोषक तत्व डालते हैं वो नेचुरल फॉर्म में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो कंटामिनेशन के 0 चांसेस, कोई चांस नहीं है कंटामिनेशन के। और अगर यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कंटामिनेशन के 99% चांस रहते हैं। तो सही तरीके से इसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसमें इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं, एग्रीकल्चर यूज इम्यूनिटी बूस्टर, प्लांट इम्यूनिटी बूस्टर, इसका इस्तेमाल बराबर एक संतुलित मात्रा में करना जरूरी है, जिससे किसी भी तरह के इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम ना हो। अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट सही हो, और सेमी ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में अगर इसको पोषण पूरा किया जाए, तो किसी भी तरह के कंटामिनेशन की चांसेस नहीं है। अगर कंटामिनेशन आता है तो सिर्फ केमिकल्स, फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आता है, या मैनेजमेंट में गड़बड़ होने की वजह से, समय पे इसका पोषण प्रबंधन ना करना, समय पे इसको हार्वेस्टिंग ना करना, समय पे इसमें टरबाइन ना चलना, इसको हिलाते नहीं है, तब ये चांसेस रहते हैं। वरना ऐसे कोई इसमें समस्या नहीं आती। हमारे भी जब 2017 में एक बार ये समस्याएं आई थी, उसके बाद में हमने इसको समझ लिया था, इसके मैनेजमेंट में अगर कोई चूक नहीं होती है तो किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं आता है। और कंटामिनेशन कंट्रोल करने की जो बात आती है, कंटामिनेशन अगर आप डेली इसको माइक्रोस्कोपी करते रहिए, इसको चेक करते रहिए, अगर आपको 1, 2, 5%, 10% तक कंटामिनेशन कहीं नजर आई, तो उस समय किस तरह का कंटामिनेशन है उसके आधार पर आप एक्सपर्ट से सलाह लेकर के और उस कंटामिनेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सर, स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, और आप इसे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल पे मतलब समझा सकते हैं, दोनों एग्जांपल देकर?
देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात आती है, इन्वेस्टमेंट में वो फार्मर के खुद के ऊपर निर्भर करता है कि अगर बहुत जितना कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करने की कोशिश करेंगे, उतनी उसके अंदर रिस्क ज्यादा होती है। जैसे कि कम इन्वेस्टमेंट में फार्मर्स ये सोचेगा कि मैं मदर कल्चर कम से कम ले लूं, कम से कम मदर कल्चर से 1 लीटर से 2 लीटर से शुरू करूं, तो उसको उसका जो 600 लीटर का जो ग्रुप बनाना होता है, उसको ग्रुप बनाने में समस्याएं पैदा होती है। एक उसको बहुत लंबा लंबा समय लगता है, इसलिए उसके इसका रिस्क का जो ग्राफ है वो ऊपर रहता है। और रिस्क लेके अगर कोई फार्मर करे तो करीब 20 बाई 50 फीट का ये मास्टर प्लांट है, जिसकी उत्पादन क्षमता मंथली 20 से 25 किलो अच्छी गुणवत्ता की स्पिरुलिना की है। इस मास्टर प्लांट को स्टार्ट करने में खुद मेहनती किसान है, कुछ रिस्क लेता है, 4-5 महीने का समय लगाता है, तो ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में पूरे अच्छे जो HDP 300 माइक्रोन HDP तारपोलिन आता है, उससे एक नीचे स्टैंड बना के और टैंक बना के और ऊपर से इंसेक्ट नेट से कवर करके और एक प्लांट अपना चालू कर सकता है 1 से 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में, जिसकी 20 से 25 किलो पर मंथ उत्पादन की क्षमता है। स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होता है? रेगुलर जो इसके अंदर जो खर्च आता है वो इसका एक तो उत्पादन लागत में पूरा पोषक तत्व मैनेजमेंट करते हैं, तो करीब 350 रुपए, जो 20 बाई 50 फीट का मास्टर प्लांट रनिंग में लेके आते हैं, तो उसका कॉस्ट 350 रुपए अप्रोक्स पर किलो में आता है। फर्टिलाइजर का है, पीएच मेंटेन करने का है, ये सब। उसके साथ में एक महीना में करीब 500 से 600 रुपए की का ईंधन ऊर्जा खर्च होता है, लाइट का, बिजली का खर्च आता है। तो मान के चले कि 350 से लेके 370 रुपए पर केजी के पीछे खर्च आता है इसका, जिसमें लाइट भी आ जाती है और जो लेबर भी आ जाती है, प्लस न्यूट्रेंट्स भी आ जाते हैं। ड्राई फॉर्म में स्पिरुलिना उनको तैयार मिल जाता है 375 रुपए के अप्रोक्स कॉस्ट में। और बड़ा प्लांट जब बढ़ाते हैं उसको, जैसे मास्टर प्लांट से आगे मल्टीप्लाई करके आधा एकड़ में या 1 एकड़ में उसको कर लेते हैं, तो उसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो कुछ और कम हो जाती है। उसके बाद तो 300 रुपए से लेके 350 रुपए पर किलो तक आ जाता है। बिक्री का जहां है, आपने बताया भी प्रॉफिट मार्जिन भी किसान के ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो किसी भी तरह का मार्केट से संबंधित कोई भी वर्क नहीं करना चाहे कि मेरे को कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं प्रचार प्रसार नहीं करना है, मेरा तो यहीं पे मैं कच्चा माल तैयार करता हूँ अच्छी गुणवत्ता का और यहीं से माल मेरा बिक जाना चाहिए, तब तो देखिए आज जो एक्सपोर्टर बैठे हैं, काफी कई कंपनियां परचेज करती है और भी बहुत सारे लोग बिचौलिए बैठे हैं जो परचेज करते हैं। वो तो सिर्फ 500 रुपए 600 रुपए का भाव देते हैं किसान को। अगर किसान इसमें आत्मनिर्भर बन के कार्य करना चाहे, जैसे मास्टर प्लांट में 20-25 किलो का उत्पादन हुआ है, 20-25 किलो को खुद अपने लेवल पे उसको प्रोसेस करके, ज्यादा नहीं तो उसको पाउडर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकता है। किसान के पास मिक्सी होती है, सब कुछ पाउडर बनाने के इक्विपमेंट तो हर घर में पाए जाते हैं। उसे पाउडर बना के उसकी टेस्टिंग करा ले लेबोरेटरी से कि उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, उसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है और उसकी ये पोषण क्षमता है, तो एक अच्छे तरीके से उसको पैकेजिंग करके एक छोटी छोटी पैकिंग बना के और अपने लोकल एरिया के अंदर लोगों को इसके ट्रायल कराएं और इसके गुण धर्म अच्छी तरह से समझ के अगर बताते हैं तो वो अच्छे दामों में बेच सकता है। मिनिमम 2000 रुपए किलो तक किसान इसको बेच सकता है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो खुद की मार्केट बनाएंगे तो उसको अच्छा प्रॉफिट आता है। 2000 रुपए किलो अगर बेच देता है तो 20×2=40, यानी 40,000 रुपए का वो महीने का उसी प्लांट से सेल कर सकता है, जिसमें उसका 8-10 हजार रुपए लागत आ जाती है और बाकी 30,000 रुपए वो महीने का कमा सकता है। यानी कि 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके वो 30,000 रुपए अपने घर में ही काम करके और इधर आसपास के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके और एक कमाई कर सकता है। ट्रेनिंग लेना कितना जरूरी है, और अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है और इसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग सोर्सेस या प्लेटफॉर्म कौन से हैं? देखिए, ट्रेनिंग लेना इसके लिए, देखने के लिए जितनी आंखें जरूरी है उतना इसके लिए सीखना जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के समस्याएं बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि जब खुद को पता ही नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट में ध्यान कैसे रखेगा, कैसे उसको मैनेज करेगा सिस्टम को। तो ट्रेनिंग लेना इसके लिए अति आवश्यक है। अच्छे से ट्रेनिंग लेने के पश्चात ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बिना सीखे और किसी भी तरह से शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए,
किसान को। और सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है इसको सीखने के लिए, तो हम तो यही मानते हैं कि हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली का है, जहाँ से हमने सीखा है। हमारे वहाँ देश के बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें भी अच्छे से सिखाया है, और किसान और भी जो सीखना चाहें उनको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो आप जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली, वहाँ जो नील हरित शैवाल संरक्षण केंद्र है, वहां पर संपर्क करके वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं किसान। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में स्पिरुलिना का डिमांड कैसी है? कौन से सेगमेंट में इसका डिमांड सबसे ज्यादा है? हेल्थ इंडस्ट्री, फार्मा या फूड इंडस्ट्री में? इसका देखो, कोरोना के समय के बाद एक आयरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, जहां हमारे यहाँ से उन्होंने 5 किलो स्पिरुलिना मंगाया था रिसर्च के लिए। तो वहां के वैज्ञानिक से मेरी करीब 30 मिनट तक एक दिन फोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने हमें बताया था कि कोरोना के बाद में, क्योंकि ज्यादा एक्सपर्ट के मार्केट का मुझे ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम छोटे पैमाने पे वर्किंग करते हैं और हम रिटेल में बेचने पे विश्वास रखते हैं। हम तो स्पिरुलिना अच्छे दामों में लोकल एरिया में लोगों को ही सेल करते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो विश्व में बाजार है स्पिरुलिना का, वो हमारा देश ही है। भारत जो है वो सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर लोगों की जरूरत है, यहाँ हर जो दुधारू पशु है, जानवर है, उनकी जरूरत है। तो इतना तो हमारे उत्पादन होता ही नहीं है। वास्तव लोगों को अच्छे से इसके बारे में बताया जाए। अगर लोगों को इसके गुण धर्म के बारे में बताया जाए तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी। बाहर जाने की, एक छोटे फार्मर्स को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े पैमाने पे जो उत्पादन करने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे बिचौलिए बैठे हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने हमें बताया था उस टाइम, जो आयरलैंड के थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद में करीब यूरोप की 90% यूनिवर्सिटियों ने इस पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्पिरुलिना का रहता है। तो हम फाइकोसाइनिन पे इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उस के लिए उन्होंने यहाँ से स्पिरुलिना मंगाया था। बाकी ये फूड सप्लीमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक जो पर्ल फार्मिंग है, जो मोती उत्पादन, उसमें भी स्पिरुलिना का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फिश फार्मिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब तरह के ये मल्टी यूज प्रोडक्ट है। सर, सबसे ज्यादा डिमांड कौन से सेक्टर से आ रहा है अभी? ये तो आ रहा है एनिमल्स फीड सप्लीमेंट्स में। दूसरा ह्यूमंस के लिए फूड सप्लीमेंट्स में टैबलेट के रूप में बहुत ज्यादा बिक रहा है स्पिरुलिना। अच्छा, मतलब टैबलेट के रूप में अगर बेचे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्मेट रहेगा बेचने के लिए? हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें प्रॉफिट अच्छा रहेगा और लोग अच्छे से इसको खा पाएंगे। सर, स्पिरुलिना फार्मिंग या प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है? अगर होती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? जी जी, इसके अंदर स्पिरुलिना को फार्मर्स अगर फार्मिंग करता है ओनली, और कच्चा माल सीधा सुखाने के बाद में सीधा अगर बैग में पैक करके और किसी मीडिएटर को बेचता है, तो उसके लिए तो उसको किसी भी तरह की कृषि करने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता होती नहीं है। उसके पश्चात अगर हम ये सोचते हैं कि हम भी अपना नाम लिख करके, अपना एक ब्रांड बना करके इसको पैकिंग करके सुंदर सी और मार्केट के अंदर बेचें, तो उसके लिए हमें FSSAI का लाइसेंस चाहिए। FSSAI का एक तो स्टेट लेवल का लाइसेंस होता है और एक सेंटर लेवल का लाइसेंस मिलता है। अगर पाउडर पैकिंग करके बेचना है तब तो हम स्टेट लेवल के लाइसेंस से अपना चलता है, और अगर हम टैबलेट वगैरह बनाना चाहते हैं, इसके कैप्सूल बनाना चाहते हैं, तो हमें सेंटर का लाइसेंस लेना होता है FSSAI का। बस एक GST लाइसेंस हो गया, दूसरा FSSAI का लाइसेंस हो गया, यही कंपलसरी है। इसके अलावा कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। सर, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है स्पिरुलिना बिजनेस में, और क्या ऑर्गेनिक लेवल से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है? जी बिल्कुल, देखो ऑर्गेनिक का तो समय है। ऑर्गेनिक हर एक कोई व्यक्ति यही चाहता है कि हम बिल्कुल शुद्ध भोजन हमें मिले, बिल्कुल जहर से रहित भोजन मिले। तो उसके लिए ऑर्गेनिक का तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। जहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का अगर लेबल लगा है उस प्रोडक्ट पे, तो उसकी मार्केट भी अच्छी है, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे, हर तरफ से अच्छा मिलेगा उसका। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो क्या नया टेक्निक्स और ऑटोमेशन स्पिरुलिना फार्मिंग को और इजी और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं?
जी बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ऑटोमेशन के क्षेत्र में अगर इसको एक ऑटोमेटिक इसका प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाए तो एक बार इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता है, लेकिन और आसान हो जाता है। वैसे भी इसमें कोई हार्ड वर्किंग नहीं होती। स्पिरुलिना फार्मिंग में ज्यादा कोई हार्ड वर्किंग नहीं होता। इसमें सिर्फ वर्किंग, मैन्युअली वर्किंग तो इतना ही होता है कि उसको वॉशिंग करना, और वॉशिंग करने के बाद में उसको नूडल्स वगैरह फॉर्म में बना के सुखाना, बस मैन्युअल तो इतना ही होता है। बाकी तो सब ऑटोमेटिक ही होता है। टरबाइन है तो टरबाइन ऑटोमेटिक चलता है, हार्वेस्टिंग होता है तो हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक चलता है पंप द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। तो फिर और तो कोई, वैसे तो कोई कारण ही नहीं है इसमें। सर, जो अभी अभी स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगा? जो अभी स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सर्वप्रथम तो यही है कि वो अभी मार्च का जो महीना है, मार्च के मंथ में ही शुरुआत करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसका ग्रुप और तैयार करेंगे तो 2 से 4 5 महीने लग जाते हैं। अगर वो लेट ही स्टार्ट करते हैं तो आगे ठंडी का मौसम आ जाता है, ठंडी में नवंबर के बाद में स्पिरुलिना ग्रो नहीं करता, ये साइलेंट हो जाता है। तो फिर उनका वो 3 4 महीने 5 महीने तक इंतजार करेंगे, उसका मैनेजमेंट भी अलग तरीके से करना होता है। इसलिए उसको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो मार्च में शुरू करें और अच्छे से सीख करके स्टार्ट करें। सर, क्या गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट, सब्सिडी या स्कीम अवेलेबल है स्पिरुलिना फार्मिंग को प्रमोट हाँ, करने के लिए? ये स्पिरुलिना फार्मिंग एक कृषि आधारित उद्योग है, और हर एक कृषि आधारित उद्योग पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों की योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं को 35% सब्सिडी है केंद्र सरकार की तरफ से भी है, और कोई राज्य सरकार में अप्लाई करके लें तो राज्य सरकार से भी मिलती है, मिलेगी एक जगह से, चाहे वो केंद्र से ले लें या राज्य सरकार से ले लें। पुरुषों को 30% की सब्सिडी है। तो ये केंद्र और राज्य सरकार की, दोनों सरकारों की ये योजनाएं हैं कृषि आधारित उद्योग में। इसमें सही तरीके से अगर अप्लाई करते हैं एमएसएमई के माध्यम से तो ये सब सरकार से सुविधाएं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और स्पिरुलिना फार्मिंग के हर छोटी बड़ी बात इतना क्लियर तरीके से हमें समझाया। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो अभी स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उनका जो एग्जिस्टिंग फार्म है उनको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं।